हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लासेस में यानी उसी विलियन वाले चैप्टर में मॉड्यूल नंबर 17 पर अपन डिस्कशन करेंगे। मॉड्यूल नंबर 16 जो पिछला मॉड्यूल था उसमें हमने चौथे अणुसंख्या गुणधर्म परासरण दाब का मापन, परासरण दाब के आधार पर अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना, ठीक है। और व्युत्क्रम परासरण यानी प्रतिलोम परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था, कुछ परासरण के महत्व को भी समझा था, ठीक है। आज के इस मॉड्यूल नंबर 17 में हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं। एक तो हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल, अपसामान्य यानी एबनॉर्मल आणविक द्रव्यमान, या आप कह सकते हो उसे ही मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। अपसामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम लोग वान टॉप गुणांक, ठीक है। और फिर आगे वान टॉप गुणांक का वियोजन की मात्रा, संगुणन की मात्रा, इनमें रिलेशन पढ़ेंगे और इसका क्या असर पड़ता है ये बात देखने जा रहे हैं। सॉरी, सबसे पहले ये शब्दों से आप परिचित हो जाएं कि संगुणन का क्या मतलब होता है। जैसा कि इसके नाम लिखा है संगुणन। संगुणन का मतलब है जुड़ जाना, ठीक है। मान के चलिए कोई विलेय पदार्थ है कैपिटल ए, उसका एक अणु ये है बेटा, और जब उसे, ध्यान से इस बात को समझना है, मैं आपको पहले एक चित्र के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। ये बेटा यहां समझ लीजिए कि सिर्फ अभी विलायक है ये, ठीक है। ये विलयन नहीं है, अभी विलय मिलाया ही नहीं है तो विलयन कैसे हो जाएगा। अभी ये सिर्फ विलायक है और यहां ये समझ लें कि ये ए, ये ए ए ए ए ए ए, ये मेरे पास विलेय पदार्थ के कण हैं बेटा, विलेय पदार्थ, ठीक है। अगर इस विलेय पदार्थ को, जिसे मैं काले पेन से ही लिखता हूं क्योंकि आपको मुझे वहां दिखाना है, ठीक है, कि उनका क्या हुआ। ये विलेय पदार्थ हैं बेटा, बल्कि ये क्या है, ये विलेय पदार्थ के कण हैं, ठीक है। अगर मैंने ये विलेय पदार्थ बेटा इसमें मिला दिया, यानी विलायक में मिला दिया, तो अब ये विलयन बन गया, ठीक है। अगर विलयन में ये विलेय के पदार्थ के कण, यानी मुझे अगर, जैसे मैं बना रहा हूं ए ए ए ए ए ए, जितने मैंने यहां डाले थे उतने ही मुझे यहां नजर आए, संख्यात्मक दृष्टि से आप समझिएगा। अगर मैंने यहां ये 8 कण मेरे पास यहां थे और 8 ही कण बेटा मुझे इसमें मिले, इसका मतलब क्या निकला कि विलेय पदार्थ का इस विलयन में संगुणन नहीं हुआ और ना ही वियोजन हुआ। संगुणन का मतलब है, यानी मैं अगर यह कहूं कि संगुणन या वियोजन नहीं हो, संगुणन ना हो ना ही वियोजन हो, वियोजन का दूसरा नाम यानी आयनन, यानी आयनों में टूट जाना, ठीक है। संगुणन या वियोजन, यह संगुणन लिखा है। एक स्थिति यह हो सकती है कि विलेय पदार्थ विलयन में जिस रूप में यह सामान्य कणों की संख्या में था वैसे ही यहां पर मौजूद रहे, यानी कणों की संख्या ना तो वृद्धि हो और ना कम हो। समझ में आ रही बात। संगुणन होने पर क्या हो, मान के चलो मैंने यहां 8 कण डाले और 8 कण डालने के बाद में ये कण आपस में जुड़ जाएं, ये जुड़ जाएं बेटा, ठीक है। ये जो मैंने बना दिया, तो अब अगर मैं विलयन के अंदर अगर देखता हूं तो मुझे बेटा ये जुड़ा हुआ एक दिखाई देगा, जुड़ा हुआ एक दिखाई देगा, जुड़ा हुआ एक दिखाई देगा, जुड़ा हुआ एक दिखाई देगा। तो मैं यहां तो बोलूंगा सामान्य या सैद्धांतिक कणों की संख्या, ठीक है ना। इस रूप में जब ये शुद्ध विलेय ही है अभी, ठीक है ना, अभी विलायक में नहीं डाला गया है, तब सामान्य या सैद्धांतिक कणों की संख्या, कणों की संख्या, ठीक है, कणों की संख्या। अब चूंकि अगर मैं यहां इतना बना रहा हूं तो मैंने कहा मान के चलो ये 8 कण हैं, ठीक है, 4 और 4 8, 4 और 4 8 और 1 9 9, 8 कण मान लिए, ठीक है ना।
और अगर मैंने इस विलेय पदार्थ को विलायक में डाल दिया और विलयन में मुझे कण क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा, आपस में जुड़ गए, दो कण आपस में जुड़ गए, विलयन में दो कण आपस में जुड़ गए, तो विलयन में जब मैं कण देखूंगा तो उन्हें बोलूंगा मैं प्रेक्षित कणों की संख्या, प्रेक्षित कणों की संख्या। तो मुझे वो प्रेक्षित कण कितने नजर आएंगे, 4। कण मैंने डाले कितने थे बेटा, 8। 8 का मतलब 8 ही नहीं, 8808 मोल, ठीक है ना। मैंने जो बनाए थे उसको दिखाने के लिए मैं कह रहा हूं। तो 8 कण सामान्य सैद्धांतिक कण हैं, विलयन में मुझे कितने दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 4। तो आप यूं नहीं कहिए कि 4 कहां गए, बल्कि आप ये समझें कि दरअसल 2 कणों को मिलाकर एक कण कह रहे हैं अपन, 2 कणों को मिलाकर, क्योंकि वो आपस में जुड़ गए हैं, तो इसी को अपन संगुणन कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या निकला कि जब मैं विलयन के अंदर कणों की संख्या देखूंगा तो उनको बोलूंगा प्रेक्षित कणों की संख्या, और जब विलेय हमारा शुद्ध रूप में था यानी विलेय ही था अकेला, तो मैं बोलूंगा सामान्य सैद्धांतिक कणों की संख्या। यहां बात समझ में आ रही है। तो यहां कणों की संख्या में कमी आ गई, तो संगुणन होने पर प्रेक्षित कणों की संख्या कम होती है, संगुणन होने पर प्रेक्षित कणों की संख्या में कमी आती है। प्रेक्षित कणों की संख्या कम होती है, किससे, सामान्य कणों की संख्या जितनी हमने डाले थे उसमें, ठीक है ना। सामान्य कण ज्यादा होते हैं सामान्य कणों की संख्या से। यहां तक बात समझ में आई आपको, ठीक है। अभी एग्जांपल देखेंगे कहां दिखाई दे रहे। वियोजन या आयनन में क्या होगा, इसी तरह का मैंने अगर एक बात यूं कहूं आपसे कि बेटा मेरे पास अगर NaCl है, KCl है, CaCl2 है, K2SO4 है, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइज है, K4APCN का होल 6 है। अब यहां से आपको समझना क्या है, ठीक है। तो NaCl को बेटा जब जल में डालेंगे तो NaCl आयनों में टूट जाएगा, Na धनायन और Cl निगेटिव आयनों में, 2 आयनों में टूट जाएगा। अब आप देखिए एक कण कितने कणों में टूट रहा है, 2 कणों में, तो ये बोलूंगा मैं सामान्य सैद्धांतिक कण, इन्हें बोलूंगा मैं प्रेक्षित कण। KCl भी कितने कणों में टूटेगा बेटा, 2 कणों में, ठीक है। K धनायन और Cl निगेटिव आयन में टूट गया, 2 कणों में टूट गया। ये CaCl2 टूट जाएगा 3 कणों में, जिसमें एक कैल्शियम आयन होगा और 2 होंगे कौन, क्लोराइड आयन, ठीक है, 2 क्लोराइड आयन होंगे, ओके। K2SO4 भी 3 कणों में टूटेगा बेटा, 2 तो होंगे पोटेशियम आयन होंगे, ठीक है, और एक होगा सल्फेट आयन। इज दैट क्लियर। एल्यूमिनियम सल्फेट 5 कणों में टूटेगा, 5 कणों में, एक एल्यूमिनियम सल्फेट, एक पोटेशियम सल्फेट, एक कैल्शियम क्लोराइड, एक कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम सल्फेट वियोजित हो गया यानी आयनित हो गया 5 आयनों में, 2 तो मिलेंगे बेटा एल्यूमिनियम आयन और 3 मिलेंगे मुझे सल्फेट आयन। इसी तरह से ये जो बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ पूरा यौगिक है, जिसको अपन आगे जाकर 9वें चैप्टर में स्टडी करेंगे उपसहसंयोजी रसायनों वाले में, तो ये पूरा 1 गिना जाएगा, अभी 1 गिना जाएगा। लेकिन जब ये जल में डाला जाता है तो बड़े ब्रैकेट के बाहर जो पोटेशियम आयन दिखाई दे रहे हैं 4, ये 4 तो अलग हो जाएंगे और ये पूरा 1 मिलेगा बेटा, ठीक है ना। ये आपस में नहीं टूटते, इनमें पढ़ेंगे उपससी बंध लगे होते हैं। APCN का होल 6 और 4 निगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि 4 पोटेशियम आयन के 4 धनावेश इस पर मौजूद 4 ऋणावेश को संतुलित कर रहे थे। ये आवेश को बताया। तो संख्या कितने में टूटे ये, तो जवाब होगा 5 संख्या में टूटे। तो क्या देख पा रहे हैं आप लोग, आप ये देख पा रहे हैं कि सर वियोजन अगर हो गया, वियोजन अगर हो जाता है तो प्रेक्षित कणों की संख्या सामान्य कणों की संख्या से ज्यादा होती है। बात आ रही दिमाग में आपके। सामान्य कण का मतलब जो कण मैंने डाले थे वो ये था, यानी अगर इस वियोजन को बेटा मैं अगर ऊपर लिख दूं, ठीक है ना, ताकि इस भाषा को समझा पाऊं, ये जो लिख रहा हूं मैं, ये लिख दिया मैंने वियोजन यानी आयनन, ठीक है, वियोजन यानी आयनन। तो क्या देखा आपने कि ये ऐसे पदार्थ हैं, ये ऐसे विलेय पदार्थ हैं जो टूट रहे हैं, आयनों में टूट रहे हैं बेटा।
तो तब ऐसी स्थिति में अगर मान के चलिए मैं 10 NaCl डालता हूं और ये मान के चलो 10 NaCl टूट जाते हैं, तो बेटा मुझे आयन कितने मिलेंगे विलयन के अंदर? तो आप कहोगे 20। मैंने डाले थे 10, मिल रहे हैं मुझे 20, क्योंकि वो टूट रहे हैं, 2 आयनों में टूट रहे हैं, हर एक कण 2 आयनों में टूट रहा है। तो वियोजन अगर होता हो विलेय पदार्थ का तो क्या होगा बेटा कि सर तब तो प्रेक्षित कणों की संख्या, प्रेक्षित कण कौन से होंगे जो मैं विलयन के अंदर काउंट करूंगा, ठीक है ना, प्रेक्षित कणों की संख्या ज्यादा होगी ग्रेटर देन किससे? सामान्य, यानी जो मैंने डाले थे उसकी तुलना में सामान्य कणों की यानी सैद्धांतिक कणों की संख्या से। बात आ रही दिमाग में? ठीक है। अब मुझे आपको इसके माध्यम से बताना क्या है, मेरी जो हेडिंग ये है कि बेटा अपसामान्य मोलर द्रव्यमान, इसका क्या मतलब होता है। तो आपको एक रिलेशन और मैं यहां लिख दूं, वो रिलेशन को आप समझना। वो रिलेशन ये है, हमें मालूम भी है, अणु संख्यक गुण जो हम पढ़ चुके हैं, 4 प्रकार के अणु संख्यक गुण हमने पढ़े थे। अणु संख्यक गुण समानुपाती होता है कणों की संख्या के, यानी विलेय के कणों की संख्या के, विलेय के कणों की संख्या के, कणों की संख्या के। जितने ज्यादा कण बढ़ेंगे अणु संख्यक गुणों के मान भी बढ़ेंगे, यानी वही बाजदाब का अपेक्षिक अवनमन बढ़ेगा, क्वथनांक उन्नयन बढ़ेगा, हिमांक अवनमन बढ़ेगा, परासरण दाब बढ़ेगा, ठीक है ना, कणों की संख्या बढ़ेगी तो ठीक। और मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपको, यदि मैं आपको 4 जो अणुसंख्यक गुणधर्म हैं उनके सूत्रों को दोबारा मैं यहां लिखकर दिखाऊं तो आप पाएंगे, दोबारा दिखाऊं मैं यहां, देखिए क्या बता रहा हूं मैं आपको, डेल्टा P बटे P0A बराबर WB बटे MB गुणा MA बटे WA, ठीक है। याद आ रहा है आपको बाजदाब के अपेक्षिक अवनमन का रिलेशन? ओके, नंबर 1। दूसरा नंबर देखिएगा, नंबर 2, क्वथनांक उन्नयन की बात करूं, जैसे मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अगर भूल जाएं तो आप उसकी ओरिजिन पर चले जाइए, उत्पत्ति पर चले जाइए, और वो क्या होती है कि क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा TB समानुपाती KB इंटू M, मोललता लिख दिया मैंने, ठीक है। तीसरा देखिएगा बेटा, नंबर 3, डेल्टा TF हिमांक अवनमन भी मोललता के समानुपाती होता है, KF इंटू M। और चौथा अणु संख्या गुणधर्म देखिएगा, पाई समानुपाती CT। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था हम लोगों ने, पाई समानुपाती CT का मतलब परासरण दाब विलयन की सांद्रता और ताप के गुणनफल के समानुपाती होता है, पाई बराबर CRT, ठीक है ना, CRT। तो ये 4 प्रकार के अणु संख्या गुणधर्म थे। अगर बेटा मैं यहां मोललता उठाकर उसका सूत्र लगाऊं तो आप कहोगे WB बटे MB गुणा 1000 बटे विलायक का भार, ठीक है, ग्रामों वाला। जैसे यहां की भी मोललता अगर मैं उठाऊं तो आप कहोगे वही सूत्र ले आओ सर, WB बटे MB गुणा 1000 बटे विलायक का भार ग्रामों वाला, ठीक है ना। यहां की C सांद्रता को उठाऊं मैं तो यहां मोलरता इस्तेमाल की थी मैंने, मोलों की संख्या बटे आयतन, ठीक है ना। मैं पूरा ओपन करूं तो आप कहोगे लिख दो सर WB बटे MB गुणा RT बटे विलयन का आयतन। लीटर में अगर लिखना है तो लीटर लिख दो बेटा, और अगर ml में करना है तो ऊपर 1000 चला जाएगा। इतना तो काफी दिन से आप समझ रहे होंगे। मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं इस तमाम बातों से, तो मैंने आपको यह बताया, देखिए अणु संख्या गुण बाजदाब का अपेक्षिक अवनमन और यह विलेय का मोलर द्रव्यमान, अणु संख्या गुण यानी क्वथनांक उन्नयन और यह विलेय का मोलर द्रव्यमान, हिमांक अवनमन और यह विलेय का मोलर द्रव्यमान, परासरण दाब यह है विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब मुझे बताइए कि आपने इससे क्या निष्कर्ष निकाला, बताओ। अणु संख्या गुणधर्म बराबर WB बटे MB, अणु संख्या गुणधर्म बराबर WB बटे MB, अणु संख्या गुणधर्म बराबर WB बटे MB, यानी MB व्युत्क्रम में है। यही तो बात मैंने यहां लिखी है कि किसी भी अणु संख्या गुणधर्म के विलेय का मोलर द्रव्यमान उसका व्युत्क्रम होता है। यानी अगर अणु संख्या गुणों के मान बढ़ेंगे, अब अणु संख्या गुण के मान कब बढ़ते हैं बेटा? अगर कणों की संख्या अगर बढ़ेगी। कणों की संख्या कब बढ़ेगी?
मैं अगर NaCl डालूंगा तो मुझे विलयन में 2 कण मिलेंगे, Na धनायन और Cl नेगेटिव। K2SO4 मिलाऊंगा तो मुझे 3 कण मिलेंगे बेटा। एल्यूमिनियम सल्फेट डालूंगा तो मुझे 5 कण मिलेंगे। ये इसका नाम वैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है, यानी ये मिलाऊंगा तो मुझे विलयन के अंदर 5 कण मिलेंगे। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि विलयन में अगर कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणु संख्या गुणों के मान बढ़ेंगे। और हमने पिछले सूत्रों में, ये तमाम सूत्रों में हमने अणु संख्या गुणों की सहायता से MB का मान निकाला। MB हम यहां ले आए थे, पाई यहां लाया था, MB यहां ले आए थे, डेल्टा TF को यहां रखा था, MB को यहां ले आए थे, डेल्टा TB को यहां लिखा था, MB को यहां ले आए थे, डेल्टा P/P0 ये कोई को लिखा था। याद आ रहा है कि नहीं? तो अणु संख्या गुणधर्म की सहायता से जब हम लोग मोलर द्रव्यमान निकालते हैं तो वो मोलर द्रव्यमान, अगर अणु संख्या गुण का मान ज्यादा प्राप्त होगा तो मोलर द्रव्यमान हमको कम प्राप्त होगा। व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दिख रहा है आपको ये? ठीक है, इसका मतलब है परिभाषा हमारी क्या हो गई? अपसामान्य मोलर द्रव्यमान। तो अपसामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया? विलयन में जब विलेय पदार्थ का संगुणन या वियोजन हो जाता है, संगुणन इसको कहते हैं बेटा, कण आपस में जुड़ जाए। ये वाला जो डायग्राम बना था ना, ये संगुणन को दिखा रहा था। हमने 8 कण डाले, मुझे 4 कण नजर आ रहे हैं क्योंकि 2-2 कण आपस में जुड़ गए। इसको हम संगुणन कहेंगे अपन, ठीक है ना? तो विलयन में जब विलेय पदार्थ का संगुणन या वियोजन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, जो हम लोग अणु संख्या गुणधर्म की सहायता से निकालते हैं ना, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान उसके सामान्य मोलर द्रव्यमान से भिन्न प्राप्त होता है, अलग प्राप्त होता है, परिवर्तित हो जाता है। इसी को बोलते हैं अपन क्या? अपसामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर द्रव्यमान। कब होने पर? विलयन में विलेय पदार्थ का संगुणन या वियोजन होने पर उसका अब जो मोलर द्रव्यमान हम प्रेक्षित अणु संख्या गुणों की सहायता से MB का मान जब निकालेंगे तो वो मान हमको उसके सामान्य मोलर द्रव्यमान से भिन्न प्राप्त होगा। इसी को बोला जाता है अपसामान्य मोलर द्रव्यमान। बात समझ में आ रही है? अब आप यहां देखिएगा, ऊपर आपको जो मैं दिखा रहा हूं उसको देखने का प्रयास करेंगे। देखने का क्या प्रयास करेंगे कि अगर वियोजन होता है तो क्या होता है बेटा? वियोजन। वियोजन होने पर क्या होगा? ये तमाम जो पदार्थ मैंने लिखे ये वियोजन हो रहे हैं बेटा, ठीक है? तो वियोजन होने पर क्या होता है? प्रेक्षित कणों की संख्या बढ़ती है, ठीक है? और प्रेक्षित कणों की, यानी कणों की संख्या अगर बढ़ेगी तो अणु संख्या गुण का मान भी बढ़ेगा। समानुपाती है। ये वे गुण हैं जो विलयन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणु संख्या गुण का मान बढ़ेगा। और बेटा अणु संख्या गुण का मान जब बढ़ेगा, अणु संख्या गुणों का मान बढ़ेगा और इसकी सहायता से जब मैं MB निकालूंगा, यानी MB यहां गया, ये यहां गया, MB यहां गया, डेल्टा TB यहां गया। याद आ रही है? तो इनकी सहायता से हम लोग जब मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, अगर कणों की संख्या बढ़ती है तो, ठीक है, कणों की संख्या बढ़ती है, जो कब बढ़ेगी? वियोजन की स्थिति में कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणु संख्या गुण के मान बढ़ेंगे, और अणु संख्या गुण के मान बढ़ेंगे तो विलेय का मोलर द्रव्यमान जो अणु संख्या गुण की सहायता से निकाला जाता है, अणु संख्या गुण के मान बढ़ेंगे तो विलेय का मोलर द्रव्यमान मुझे सामान्य मोलर द्रव्यमान से कम प्राप्त होगा। सामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है? जो विलेय का सूत्र होता है, जैसे NaCl है, तो NaCl से अगर मोलर द्रव्यमान निकाला जाएगा तो 35.5 क्लोरीन का हो गया, सोडियम का 23, तो 58.5 होता है। इसको कहूंगा मैं सामान्य मोलर द्रव्यमान। लेकिन इसी NaCl का जब मैं मोलर द्रव्यमान इनमें से किसी भी अणु संख्या गुणधर्म की सहायता से निकालूंगा तो वो मुझे 58.5 प्राप्त नहीं होगा, बल्कि कम प्राप्त होगा, सामान्य से कम प्राप्त होगा। तो मैं यहां क्या कह सकता हूं कि वियोजन अगर हो रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या बता रहा हूं मैं बेटा आपको? ऐसी स्थिति में प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, सबसे पहली बात तो प्रेक्षित का मतलब विलयन के अंदर जब वो विलेय घुला हुआ है उस वक्त हम उसका मोलर द्रव्यमान निकालें। प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान लेस देन किससे? सामान्य या सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से। बात बिठा लो अपने दिमाग में, सोचिए। अगर कणों की संख्या अगर बढ़ती है तो सामान्य कणों की तुलना में प्रेक्षित कणों की संख्या बढ़ती है, तो कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणु संख्या गुण का मान बढ़ेगा, अणु संख्या गुण का मान बढ़ेगा तो विलेय का मोलर द्रव्यमान हमको कम प्राप्त होगा। तो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान लेस देन सामान्य मोलर द्रव्यमान। अच्छा, संगुणन में क्या होगा? संगुणन की स्थिति में क्या हो रहा है? प्रेक्षित कणों की संख्या में हो रही है कमी। अगर कणों की संख्या में कमी आएगी तो अणु संख्या गुण का मान कम प्राप्त होगा,
तो उसके आधार पर विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो वो कैसा प्राप्त होगा बेटा, हमको ज्यादा प्राप्त होगा, क्योंकि व्युत्क्रम है ना, कणों की संख्या की व्युत्क्रम है। तो मैं यहां कह दूंगा प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान कौन सी स्थिति में बेटा, कौन सी स्थिति में बताइए, संगुणन की स्थिति में। तो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान इज ग्रेटर देन सामान्य या सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि सर बराबर कब प्राप्त होगा, तो बराबर की स्थिति को अगर मैं कहूं तो पहली बात तो मैं आप लोगों को बराबर तब होगा जब विलेय पदार्थ का विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होता। जितने कण हमने डाले उतने ही कण अगर मुझे विलयन के अंदर मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में कह देता हूं मैं प्रेक्षित कणों की संख्या बराबर, प्रेक्षित कणों की संख्या बराबर सामान्य कणों की संख्या होगी। और जब ऐसा होगा, और जब ऐसा होगा तभी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, तभी हम कह सकते हैं कि उसका प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सामान्य मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, कब, संगुणन या वियोजन विलयन का नहीं होता हो। तो अब सामान्य मोलर द्रव्यमान की परिभाषा पढ़ी आप लोगों ने, समझ में आई बात, कि जब हमें संगुणन या वियोजन हो जाता है तो विलयन के अंदर विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान यानी प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान उसके सामान्य मोलर द्रव्यमान से भिन्न प्राप्त होता है। भिन्न का मतलब है परिवर्तित होता है, यानी या तो कम होगा या ज्यादा होगा, इसी को अपन अपसामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ज्यादा कब होगा, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान ज्यादा कब होगा बेटा, तो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान तब ज्यादा होता है जब संगुणन होता है। ठीक है ना, संगुणन के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जैसे अगर एसिटिक अम्ल की बात करेंगे हम लोग CH3COOH एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल को अगर बेंजीन विलायक में मिला दिया जाए, जल में नहीं बेंजीन के अंदर मिला दिया जाए, तो एसिटिक अम्ल का बेंजीन में इसके दो दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं बेटा। दो दो अणु को जुड़ने को मैंने कह दिया हॉल्ट वाइज, तो इसे बोलूंगा मैं एसिटिक अम्ल का द्विलक रूप, यानी संतुलित करने के लिए मैंने ये दो लगा दिए। बात बैठी दिमाग में? तो इस जगह तो मैं कहूंगा सामान्य मोलर द्रव्यमान। ऐसा मैंने आपको कहां भी पढ़ाया था, याद करो, फॉर्मूला में पढ़ाया था, याद करो। तो सामान्य मोलर द्रव्यमान तो इसका कितना होता है बेटा, 60 जोड़ लो, CH3COOH के सूत्र से निकाल लो। और जब मैं विलयन के अंदर एसिटिक अम्ल को देखता हूं तो विलयन के अंदर एसिटिक अम्ल के दो दो अणु आपस में जुड़ रहते हैं, तो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान ये बेटा सामान्य से लगभग दुगना प्राप्त होता है, बराबर 2 × 60 बराबर 120। याद आ रहा है आपको? इसी तरह से बेंजोइक अम्ल के बारे में देख सकते हैं, वो भी दुगना प्राप्त होता है। तो एसिटिक अम्ल के ये दो कण जो आपस में कैसे जुड़ गए, तो ये बात हम लोगों ने फॉर्मलता इकाई में भी पढ़ा था, याद करो, तब अपन ने कहा था फॉर्मलता यानी सूत्र बदल जाता है, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। ये डॉटेड जो मैंने लगा दिया, ये हाइड्रोजन बंध लगा दिया, तो ये क्या बना दिया हमने, एसिटिक अम्ल का द्विलक रूप बना दिया बेटा, एसिटिक अम्ल का द्विलक रूप। द्विलक, द्वि मतलब दो, ठीक है ना, एक लक एक को कहते हैं द्विलक रूप। तो ये हाइड्रोजन बंध द्वारा एसिटिक अम्ल के कण बेंजीन की विलायक के अंदर बने हुए विलयन में दो दो कण आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये मान अब हमें मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान यानी प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान उसके सामान्य मोलर द्रव्यमान से लगभग दुगना प्राप्त होता है। ठीक है ना, लगभग इसलिए कह रहा हूं कि अगर 100% अगर संगुणन हो जाएगा तो बिल्कुल ठीक दुगना प्राप्त होगा, और 100% से संगुणन में कुछ कमी अगर रह जाएगी तो अपन कहते हैं ज्यादा तो प्राप्त होता है, लगभग दुगना प्राप्त होता है। बात बैठी दिमाग में आपके? चलिए, अच्छा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे बेटा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, यूरिया, जिनका विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होता। जब संगुणन या वियोजन नहीं होगा, जितने कण डालेंगे 100 कण डालेंगे तो 100 ही कण मिलेंगे, तो उनका प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान उनके सामान्य मोलर द्रव्यमान के बराबर ही प्राप्त होगा, यानी अपसामान्य प्राप्त नहीं होगा, उनका वही प्राप्त होगा सामान्य, उनमें एबनॉर्मल नहीं दिखाई देगा। अब ये बात समझ लेने के बाद आपके दिमाग में अगर ये बात बैठ जाए तो अब मैं बात करने जा रहा हूं वान ठाप गुणांक की बेटा। इसकी वान ठाप गुणांक, वान ठाप तो नाम सुना है, कल भी सुनाया था आपको। वान ठाप एक वैज्ञानिक का नाम है, गुणांक कोफिशिएंट अपन कह रहे हैं, ठीक है ना। वान ठाप गुणांक ने क्या किया, जो संगुणन या वियोजन की जो सीमा है, कितना संगुणन होता है कितना वियोजन होता है, उसे एक गुणांक के रूप में प्रदर्शित किया।
विलेय पदार्थ के संगुणनीय वियोजन को एक गुणांक के रूप में प्रदर्शित किया, जिसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल आई से। स्मॉल आई को यानी वन टॉप गुणांक को परिभाषित किस किस से कर सकते हैं हम लोग? चूंकि हमारे पास एक रिलेशन ये लिखा है जो आप देख रहे हैं बार बार, क्या? अणुसंख्यक गुण समानुपाती विलेय के कणों की संख्या व्युत्क्रमानुपाती विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो अगर मैं कणों की संख्या के आधार पर आई का मान देखूं तो मैं कहूंगा प्रेक्षित कणों की संख्या, ध्यान से समझिएगा, प्रेक्षित कणों की संख्या बटे सामान्य सैद्धांतिक कणों की संख्या। ठीक है, इसी अनुपात को आप लोग वन टॉप गुणांक यानी स्मॉल आई कहते हैं। सामान्य यानी सैद्धांतिक यानी जो मैंने डाले थे उन कणों की संख्या, और मुझे बिलियन में जो मिल रहे हैं वो कहलाते हैं प्रेक्षित कणों की संख्या। ठीक है, तो आई की परिभाषा को आप एक तो इस तरह से कह सकते हैं, प्रेक्षित कणों की संख्या बटे सामान्य सैद्धांतिक कणों की संख्या, राइट। एक और क्या कह सकते हैं आप लोग इसी वन टॉप गुणांक आई को, क्योंकि रिलेशन आपके सामने है, आप कह सकते हो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण, क्योंकि अणुसंख्यक गुण समानुपाती कणों की संख्या। बेटा यहां अगर मैं प्रेक्षित कर दूं तो ये भी प्रेक्षित हो जाएगा, ये भी प्रेक्षित हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण बटे सामान्य अणुसंख्यक गुण। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं अपन परिभाषा में, एक ये भी बना सकते हैं अणुसंख्यक गुण। अब आपको वो व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो आप इसकी परिभाषा को एक और तरीके से कैसे कह सकते हैं? परिभाषा बनाओ, जैसे इसके आधार पर परिभाषा बना दी आपने, क्या? प्रेक्षित कणों की संख्या और सामान्य या सैद्धांतिक कणों की संख्या के अनुपात को वन टॉप गुणांक स्मॉल आई कहते हैं। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं विलेय के मोलर द्रव्यमान के आधार पर आई को परिभाषित करिए, तो आप देखिए कणों की संख्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहां प्रेक्षित कणों की संख्या होगी तो यहां प्रेक्षित विलेय का मोलर द्रव्यमान होगा। ठीक है, यानी अगर मैं यहां प्रेक्षित कणों की संख्या यहां मैं अगर बराबर लगाऊं तो मैं क्या लगाऊंगा? इसके स्थान पर क्या लगाऊंगा बेटा? प्रेक्षित कणों की संख्या के स्थान पर लगाऊंगा 1/, विलेय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना, विलेय हटा दिया, मैं सीधा कह रहा हूं प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान लिखूंगा कि नहीं? प्रेक्षित कणों की संख्या, भाई कणों की संख्या का विलेय के मोलर द्रव्यमान से व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। ठीक है ना, तो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान ये मैंने किसके स्थान पर लिख रखा है बताइए? ये मैंने लिखा है प्रेक्षित कणों की संख्या के आधार के स्थान पर। अब बटे में लिखना है मुझे 1/, सामान्य कणों की संख्या, मतलब सामान्य कणों की संख्या, तो मैं लिखूंगा 1/, सामान्य, तो यहां भी सामान्य लिखना पड़ेगा आपको। तो सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान। तो इस तरह से अगर मोलर द्रव्यमान के आधार के लिए अगर मैं परिभाषा बना दूं और इसको यहां ले आऊं बेटा इसको, ठीक है ना, तो सामान्य मोलर द्रव्यमान चला जाएगा ऊपर, सामान्य मोलर द्रव्यमान चला जाएगा ऊपर और प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान रह जाएगा नीचे। बात आ रही है समझ में? ठीक है, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान के आधार पर परिभाषा बनाएंगे तो आप बेटा इस तरह से बॉक्स में ये मैंने बंद कर दिया, और कणों की संख्या के आधार पर परिभाषा बनाएंगे तो कणों की संख्या के आधार पर प्रेक्षित कणों की संख्या बटे सामान्य सैद्धांतिक कणों की संख्या आप लिखेंगे। बैटरी दिमाग में आपके? ठीक है, बटे प्रेक्षित कणों की संख्या, मतलब बटे प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, ये वाले रिलेशन से प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। बैठी कुछ दिमाग में? तो बस आई की परिभाषा को आपको इसी तरह से देना है कि प्रेक्षित कणों की संख्या और सामान्य कणों की संख्या के अनुपात को आई कहते हैं। इसे मोलर द्रव्यमान के आधार पर इन प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वन टॉप गुणांक विलेय के सामान्य मोलर द्रव्यमान और प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान का अनुपात होता है। इज दैट क्लियर? अब एक और बात आपको क्या समझनी है, वो समझने के लिए अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये यहां से हटा दूं, ये बात समझ में आ गई आपके कि कैसे मैंने वहां डायरेक्ट किया था आप लोगों को ये। अब देखिए वन टॉप गुणांक स्मॉल आई, तो प्रेक्षित कणों की संख्या ऊपर आपके पास अभी भी रिलेशन है, वियोजन होने जाने पर प्रेक्षित कणों की संख्या सामान्य कणों की संख्या से ज्यादा होती है हमेशा। तो अगर प्रेक्षित कणों की संख्या अगर ज्यादा होगी, सामान्य कणों की संख्या कम होगी, यानी मैंने डाले कम है मिल ज्यादा रहे, तो ऐसा कब होता है? जब वियोजन होता है। तो वियोजन जब भी होगा, यहां लिखता हूं बेटा मैं, ठीक है ना, वियोजन जब भी होगा, वियोजन, तो वियोजन होने पर स्मॉल आई का मान जो होगा, होने पर स्मॉल आई का जो मान होगा वो प्रेक्षित कण ज्यादा मिलेंगे मुझे, प्रेक्षित कण ज्यादा होते हैं सामान्य, तो आई का मान हमेशा 1 से ज्यादा मिलेगा, ये याद रखिए। वियोजन होने पर आई का मान 1 से ज्यादा प्राप्त होगा। अब इस बात को उल्टा कह दो,
अगर वियोजन होता है तो बेटा प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान कम होता है और सामान्य मोलर द्रव्यमान ज्यादा होता है। इस बात को आप यहां देखना, सामान्य मोलर द्रव्यमान ज्यादा होता है, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान कम होता है। वो लिखा है देखो, ये ज्यादा ये कम तो आई का मान, ये ज्यादा ये कम तो आई का मान 1 से ज्यादा प्राप्त होगा। ये ऊपर ज्यादा नीचे कम है, बात समझ में आ रही है? तो आई का मान हमको ज्यादा प्राप्त होगा, तो हमने कह दिया 1 से ज्यादा प्राप्त होता है। ठीक है। अच्छा, संगुणन होने पर क्या होगा बेटा? संगुणन होने पर क्या होगा? संगुणन होने की स्थिति क्या दिखाई दे रही है आपको? कि सर संगुणन होने पर प्रेक्षित कणों की संख्या कम होती है और सामान्य कणों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे अगर आपको यहां से ले ले, अगर बेटा मैंने इसके 50 कण मैंने डाले तो सामान्य कण कितने हो गए? 50, और यहां मिलेंगे मुझे 25 कण, तो 50 यहां मिल रहे हैं 25। कौन से 25 मिल रहे हैं? प्रेक्षित कण। तो 25/50 लिखूंगा कि नहीं मैंने इस सूत्र के मुताबिक? तो 25/50 ऐसा मान है अगर मैं कहूं तो आई का मान मुझको कैसा प्राप्त होगा बेटा? 1 से कम प्राप्त होगा, 1 से कम प्राप्त होगा। अगर वो 25/50 लिख रहा हूं तो वो 1/2 प्राप्त होगा। तो कई बार पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल का बेंजीन में बने हुए विलयन में बांटाप गुणांक का संभावित मान क्या होगा? तो आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि एसिटिक अम्ल के कण विलायक बेंजीन के अंदर संगुणित हो जाते हैं। तो अगर 100 कण डाले जा रहे हैं तो 50 कण मिलेंगे, तो प्रेक्षित कण 50 हो गए और सामान्य कण हमने 100 डाले थे तो 1/2 यानी 0.5 मिलेगा। ठीक है। एक। अच्छा, जिन पदार्थों का संगुणन या वियोजन नहीं होता, ध्यान रखिएगा, जिन पदार्थों का संगुणन वियोजन नहीं होता, संगुणन या वियोजन किन पदार्थों का नहीं होता? मैंने अभी बताया था आपको, ग्लूकोज, सुक्रोज यानी चीनी बेटा, यूरिया, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका संगुणन या वियोजन नहीं होता के लिए इनको कहते हैं विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। अनअपघट्य यानी टूटते नहीं है, के लिए इनके लिए आई का मान हमेशा 1 प्राप्त होगा बेटा। ठीक है ना? यानी जितने कण डालेंगे उतने ही कण मुझे विलयन के अंदर दिखाई देंगे, तो आई का मान 1 प्राप्त होगा। इन पदार्थों के लिए, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया जैसे पदार्थों के लिए आई का मान सदैव 1 प्राप्त होगा। अब यहां से एक और बात क्या निकल कर आती है, जो हेडिंग के तौर पर अगर मैं डलवाऊं तो वो ये होगी, वांटाप गुणांक और अणु संख्यक गुण में संबंध। तो बस अब एक बात को ध्यान से यहां सुन लीजिए बेटा, और वो ध्यान से बात क्या सुनना है, ये उनके लिए सुनना है जिनमें संगुणन या वियोजन हो जाता है। तो अब इन सूत्रों में हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। जो सूत्र हम लोगों ने पिछले बनाए थे उनमें हमको संशोधन करना पड़ेगा, और इसमें हमको वांटाप गुणांक स्मॉल आई को भी सम्मिलित करना पड़ेगा, आई का गुणा करना पड़ेगा। तो ये आई लिख दिया गया बेटा, आई ले लिया गया। कब होता है ऐसा? जब संगुणन या वियोजन अगर हो रहा है तो अणुसंख्या गुण के सूत्र में स्मॉल आई को भी सम्मिलित करेंगे। अब यहां से आपका दिमाग थोड़ा सा घूम सकता है। कैसे घूम सकता है? आपको यह लगेगा कि सर हमने तो बहुत सारे सवाल किए, आपने हमें बाजदाब के आपेक्षिक अवनमन पर आधारित सवाल बताए थे, आपने हमें क्वथनांक उन्नयन पर आधारित सवाल बताए, हिमांक अवनमन पर आधारित सवाल बताए, परासरण दाब पर आधारित सवाल बताए, उनमें तो हमने आई लगाई नहीं है। तो क्या वो सवाल गलत हो गए क्या? नहीं, वो गलत नहीं हुए, पर आपको यहां आई लगाने से ऐसा दिमाग में आना भी चाहिए। आ रहा है कि नहीं? आपको आना भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो गलत नहीं हुए। क्यों गलत नहीं हुए? अगर उन सवालों को दोबारा पढ़िए आप, तो चारों प्रकार के उन अणुसंख्यक गुणधर्मों में से बेटा कोई भी किसी भी अणुसंख्यक गुणधर्म के एक भी सवाल में ना तो NaCl आया ना KCl आया होगा। आप गौर से देखिएगा, यानी वो जो पदार्थ के सवाल थे, वो जो सवाल थे, उन सवालों में, उन न्यूमेरिकल्स के अंदर विलेय पदार्थ जो होता था बेटा, वो विलेय पदार्थ कौन होता था? जिसका संगुणन या वियोजन नहीं होता। और अभी मैंने क्या लिखा? जिन पदार्थों के संगुणन, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, जिन पदार्थों के संगुणन वियोजन नहीं होते उनका आई का मान कितना प्राप्त होता है? 1। अगर आई का मान आप यहां 1 लगा दें तो आई की वैल्यू 1 होते ही तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि बात आ रही दिमाग में? तो आप ये सोचें कि सर वो गलत हो गए, नहीं, वो सवाल अपनी जगह सही है, क्योंकि वो ऐसे पदार्थों के लिए जिनका संगुणन वियोजन नहीं हो रहा। लेकिन सवाल में अगर क्लियरली अगर आता है संगुणन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, या पदार्थ KCl लिखा है या LiCl लिखा है या एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा है या K4FeCN का ऑल 6 लिखा है, वो सवाल में आपको विलेय पदार्थ की
प्रकृति पता चल जाएगी कि विलेय पदार्थ ये तो आयनों में टूटने वाला पदार्थ है, तो कणों की संख्या बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में हमें आई के मान को भी सम्मिलित करना होगा। जैसे आप अपने नोट्स में देखिए, एक सवाल दिया गया है मैंने। सवाल क्या है, जरा गौर से अगर देखिएगा, एक सवाल उसके अंतर्गत जो दिया गया था वो ये था कि अगर ए बी, ठीक है ना, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर फ्री करो बेटा, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, आगे बात समझ में। ये भी आप द्विलक रूप एसिटिक अम्ल का ये रिलेशन हमें हमारी समझ में आ गया। अब मैं आपको, चूंकि बोर्ड थोड़ा भर गया है, ठीक है ना, सवाल को मैं थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा था। चलिए, सवाल को मैं थोड़ा सा अभी 5 मिनट बाद लेकर आ रहा हूं, क्योंकि उस सवाल में थोड़ी बात और आगे बढ़ी है। ठीक है ना, तो अब हमारी हेडिंग, अगर आप लोग ये स्क्रीनशॉट से ले चुके हैं तो हेडिंग को मैं थोड़ा सा यहां से बढ़ाऊं। तो आपने जो बातें यहां देखी वो क्या क्या बात देख ली कि हाँ सर, अपसामान्य अणु आणविक द्रव्यमान का मतलब, आणविक द्रव्यमान कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं, एक ही बात है इस जगह। तो ठीक है ना, एक अणु के द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान कहते हैं और एक मोल अणु के द्रव्यमान को बेटा मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मान वही रहता है, बस एक अणु और एक मोल का होता है। ठीक है ना, इसलिए उसमें कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब अगली हेडिंग जो हमारी है वो है वियोजन की मात्रा। ध्यान से समझिएगा, वियोजन की मात्रा, जिसे मैं अल्फा से प्रदर्शित करूंगा, तथा वान-टॉप गुणांक स्मॉल आई में संबंध। वान-टॉप गुणांक स्मॉल आई में संबंध, ठीक है, रिलेशन बताने जा रहे हैं, पर एक सूत्र ड्राइव करने जा रहे हैं। वियोजन की मात्रा, सबसे पहली बात तो यहां कि सर वियोजन की मात्रा क्या होती है, इसको समझा जाए। ठीक है, तो वियोजन की मात्रा का मतलब यह समझें कि विलेय पदार्थ की कुल मात्रा का वह अंश, कुल मात्रा यानी जो आपने ली थी फिर आपने उसे विलायक में डाल दिया, तो कुल मात्रा का वह अंश जो साम्य पर वियोजित हो जाता है बेटा। क्या? विलेय पदार्थ की कुल मात्रा का वह अंश जो साम्य पर वियोजित हो जाता है, उसे अपन नाम देते हैं वियोजन की मात्रा, और इसे हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वियोजन की मात्रा को हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई? अगर मैंने जितनी भी मात्रा ली है ना, उसको मैंने विलायक में डाल दिया तो कुल मात्रा तो ये हो गई, और विलायक में डालने के बाद अर्थात विलयन बन गया, तो ली गई उसमें से कितना वियोजित हुआ, उसे अपन वियोजन की मात्रा कहते हैं। ठीक है, अब ये समझने के लिए आप लोगों को एक डेरिवेशन जैसा ड्राइव करवा रहा हूं मैं आपको, जिससे आप लोग समझ सकें उसका क्या मतलब निकलता है। देखिएगा, मान के चलिए बेटा कोई विलेय पदार्थ कैपिटल ए है, ठीक है, और ए टूटता है, क्योंकि हम वियोजन की बात करें ना, ए टूटता है किन कणों में? बी कणों में। और कितने कणों में? तो मैंने कहा एन कणों में। और क्या स्थापित हो गया? साम्य। जैसे NaCl टूटकर 2 कण देगा ना, K2SO4 टूटकर बेटा 3 कण देगा। अगर मैं यहां K2SO4 लिखता हूं तो K2SO4 टूटने के बाद 3 कण देगा, तो N की वैल्यू तब 3 हो जाएगी। हरी बात समझ में? तो ए कोई विलेय पदार्थ है जो वियोजित होकर बी कण देता है, जिनकी संख्या कितनी है? N, क्योंकि हम वियोजन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर आपसे लिखूं प्रारंभ में मोल, अगर मैंने 1 मोल लिया होता, 1 मोल, तो प्रारंभ में पूरा 1 मोल लिया ही है मैंने, अभी मैंने इसे विलायक में नहीं डाला है, यानी अगर मैं यहां लिखूं तो मैं यहां कितना लिखूंगा? 0। अभी टूटे नहीं है, मान के चलो, प्रारंभ कह रहा हूं ना मैं। और अगर मैंने उसको डाल दिया, अब 1 मोल को मैंने विलायक में डाल दिया और टूटते रहे, स्थापित हो गया साम्य, तो साम्य पर मोल, तो ली गई कुल मात्रा कितनी है बेटा? 1 मोल। उसमें से कितना वियोजित हो गया? तो अगर मैं कहता हूं ली गई कुल मात्रा में से अल्फा वियोजित हो गया, तो वो जो वियोजित नहीं हो पाए, यानी टूट नहीं पाए आयनों में, वो कितने बचे? क्या आप कहोगे? 1 माइनस अल्फा। समझ में आई की बात? अल्फा वियोजित हो गए, लिए कितने थे? 1, तो बचे कितने? इस रूप में जो लिया डाला गया था ना, उस रूप वाले कणों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे 1 माइनस अल्फा ऐसे मोल हैं जो साम्य पर वियोजित नहीं हो पाए। वियोजित हुए वो कितने हैं? अल्फा। ठीक है, यहां पर हमें मालूम है कि ए का 1 कण टूटकर n कण बना रहा है, तो अल्फा के टूटने से कण कितने बनेंगे? n अल्फा। जैसे NaCl का 1 कण, NaCl का 1 अणु बेटा, यानी 1 कण टूटकर 2 कण बना रहा है, Na धनायन और Cl नेगेटिव आयन, तो 2 कण बना रहा है। और अल्फा टूटेंगे तो आप क्या कहोगे? 2 गुणा अल्फा कहोगे कि नहीं, जितने में टूटता है वो। तो ये क्या होगा कि सर ये वो कण है, एन अल्फा कितने कण है कि सर जो विलयन में आयनों के रूप में मौजूद है।
1 माइनस अल्फा क्या है सर, ये वो कण हैं जो आयनों में नहीं टूट पाए, यानी जैसे थे वैसे ही बने रहे। ठीक है, तो यहां आई की परिभाषा अगर बनाई जाए वन टॉप गुणांक आई की, तो अभी आपको मालूम है आपने क्या लिखा था, परिचित कणों की संख्या बटे सामान्य। सामान्य कण कौन से होते हैं, जो मैंने बिलियन में जो मैंने डाले थे, मैंने 1 मोल डाला था, तो सामान्य कण तो हो जाएंगे 1 मोल। और मुझे बिलियन में कितने कण दिख रहे हैं, तो मुझे बिलियन में वो कण भी दिख रहे हैं जो आयनों में टूटे, और वो कण भी होंगे जो आयनों में नहीं टूट पाए। तो इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो ये कुल कण हो जाएंगे बिलियन के अंदर। ठीक है, तो परिचित कणों की संख्या यानी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। बैटरी कुछ दिमाग में, आप यहां भाषा में पहले लिखेंगे परिचित कणों की संख्या बटे सामान्य कणों की संख्या। तो परिचित कण कितने हैं बेटा, 1 माइनस अल्फा वो जो आयनित नहीं हो पाए, एन अल्फा वो जो आयनित फॉर्म में, और मैंने कितने डाले थे, 1 मोल। राइट, 1। तो 1 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई आएगा बेटा, समझ में आई कि नहीं। आप चाहो तो यहां पर पहले ये लिख सकते हैं, प्रेक्षित कणों की संख्या, एक स्टेप और बढ़ेगा, बढ़ जाने दो, प्रेक्षित कणों की संख्या बटे प्रेक्षित वो जो बिलियन के अंदर मुझे देखने में नजर आएंगी, बटे सामान्य सैद्धांतिक कणों की संख्या। यही तो सूत्र होता था वन टॉप गुणांक आई का, भी हमने बताया था। कणों की संख्या के आधार पर परिभाषा को आप इस तरह से दे सकते हैं। तो परिचित कणों की संख्या नहीं, वे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा कुल कणों की संख्या हो गई बेटा जो बिलियन में मौजूद है। हमने डाले थे 1 मोल। राइट, तो आई बराबर, आई का 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आई आएगा बेटा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ओके, इज दैट क्लियर, समझ में आ रही बात। चलिए अब 1 को आई के पास ले आता हूं, मतलब बराबर के इधर ले आता हूं, तो आई माइनस 1 बराबर बचा माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बचा, या आई माइनस 1 बराबर इस एन अल्फा को मैं इधर रख लेता हूं और माइनस अल्फा को मैं इधर लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अपन एक ही बात है। इससे मैं अल्फा को कॉमन ले लेता हूं तो ये एन माइनस 1 आ जाएगा, एन अल्फा में से अल्फा कॉमन लेने पर एन माइनस 1 आई माइनस 1। ठीक है, तो अल्फा बराबर सूत्र तैयार हो गया आपका, अल्फा बराबर आई माइनस 1 बटे एन माइनस 1। ये रिलेशन बना लिए बेटा आपने। किसके लिए रिलेशन बन गया, वन टॉप गुणांक यानी स्मॉल आई जो हमने एडिंग बनाई थी ना, वन टॉप गुणांक और वियोजन की मात्रा अल्फा में रिलेशन बन गया। अब आप बेटा अल्फा अगर आपसे निकलवाने की बात कर रहा है तो अल्फा आप इस सूत्र से निकालेंगे। आप इस सूत्र से निकालने के लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, आपको स्मॉल आई का मान मालूम होना चाहिए, और स्मॉल आई का मान मालूम होना चाहिए, और एन का मान मालूम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। आई के मान को आप कैसे निकालेंगे, तो आई के मान को आप निकाल सकते हैं या तो आप यहां से इस तरह से निकाल लो, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान की सहायता से निकाल सकते हैं आप। ठीक है ना, मोलर द्रव्यमान के आधार पर फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान कहां से निकालते हैं आप लोग बताइए मुझे, तो आप कहोगे अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से निकालते हैं। ठीक है ना, ये अणुसंख्य गुणधर्म जो आपके सामने मौजूद थे उसकी सहायता से निकालते हैं। सामान्य मोलर द्रव्यमान जो विलेय का नाम दिया जाएगा, जैसे ग्लूकोज कहा जाएगा तो आप 180 ग्लूकोज कहोगे तो 180 बोलेंगे बेटा, यूरिया कहा जाएगा तो आप 60 बोलोगे प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, और NaCl कहा जाएगा तो आप 58.5 बोलोगे। इससे तो आप आई का मान निकालेंगे इस सूत्र में, अल्फा निकालने के लिए आई। और एन बराबर क्या है बेटा, अब आप देखिए एन ये है, तो अगर यहां NaCl लिखा जाएगा तो NaCl कितने कणों में टूटता है, तो आप कहोगे 2। NaCl के लिए तो एन क्या चीज है, कह सकते हैं अपन वियोजित कणों की संख्या, वियोजित कणों की संख्या। जैसे अगर मैं आपको और एग्जांपल के तौर पर यहां लिख दूं, जैसे NaCl के लिए बेटा n का मान 2 होगा, किसके लिए, NaCl के। और K2SO4 की बात करूं तो K2SO4 के लिए n का मान कितना हो जाएगा बेटा, 3। इस तरह से आप लोग n बराबर 3 हो जाएगा K2SO4 के लिए। तो इस सूत्र में आप अल्फा का मान निकालना है तो आपको 2 चीजें मालूम होनी चाहिए। बात आ रही दिमाग में। चलिए मैं आपको अब एक सवाल जो आप लोगों के लिए लिखाया गया था उससे और परिचित कराता हूं मैं आपको। ठीक है ना, फिर 5 मिनट के लिए अपन इसका रिवाइज, फिर अपनी ये वीडियो, आज की क्लासेस में हम इतना ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, आप नोट कर रहे हैं तो नोट करिए, स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। इसका एक सवाल है कि AB एक आयनिक यौगिक है, एक आयनिक यौगिक। अब आयनिक क्या दिया, आयनिक क्या होते हैं बेटा, जल में डाले जाने पर वो आयनों में टूटते हैं। AB एक आयनिक यौगिक है। अब AB कहना या AB2 कहना दोनों में फर्क हो जाएगा। AB कह रहा है तो इसका मतलब है A पर धनायन प्लस B ऋणायन ये होगा, और AB2 का मतलब होगा बेटा A पर 2 धनावेश प्लस 2 B ऋणायन। दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है, AB टूटने के बाद बेटा, AB टूटने के बाद 2 आयन देगा, और AB2 टूटने के बाद कितने आयन देगा, 3। ये फर्क है।
ठीक है ना। वो कह रहा है ए बी एक आयनिक यौगिक है जिसका सैद्धांतिक यानी सामान्य अणुभार या मोलर द्रव्यमान लिखा हो सकता है, एक ही बात है बेटा, ठीक है ना, आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। 58.2 तथा प्रेक्षित अणुभार 30 है, ठीक है। प्रेक्षित अणुभार का मतलब उस आयनिक यौगिक को जब जल में डाला गया यानी किसी विलायक में डाला गया तो हमने उसके किसी भी अणुसंख्यक गुणधर्म की सहायता से उसका मोलर द्रव्यमान यानी प्रेक्षित अणुभार निकाला बेटा, वो 30 निकला है। तो वो दो चीज पूछ रहा है, एक तो बेटा पूछ रहा है बेटा अल्फा का मान बताइए और आई का मान बताइए, वांटाप गुणांक और वियोजन की मात्रा का मतलब बताइए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ए बी आयनित होकर ए धनायन प्लस बी ऋणायन देगा बेटा, ठीक है। तो इस तरह से एक तो आपके दिमाग में आ गई कि एन की वैल्यू 2 है, अपन ने कहा ना एन उन कणों की संख्या जो बेजुत होते हैं, ठीक है। तो एक तो आप दिमाग में समझ लें कि एन की वैल्यू 2 होगी ए बी के लिए। ए बी 2 होता तो कितना होती बेटा, एन की वैल्यू 3 होती। ए बी 3 होता तो एन की वैल्यू 3 और 1 4 होती, राइट। चलिए दूसरी बात, हमें आई निकालना है, जैसे ये लिखा है आई बराबर, तो आई का फॉर्मूला क्या बेटा, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, ठीक है। सामान्य मोलर द्रव्यमान कितना कह रहा है बेटा, मैं लिख देता हूं दोबारा, चूंकि सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना आप लोग। सामान्य सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान कहना या अणुभार आणविक द्रव्यमान कहना एक ही बात है, ये एक अणु का होता है और ये एक मोल अणु, मान वही होगा, ठीक है ना। तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे आप लोग, बटे प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान या प्रेक्षित अणुभार लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, वो भी कर सकते थे। प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान बराबर, तो 58.2 बटे 30 आ गया। 58.2 बटे 30 डिवाइड करेंगे तो आई का मान निकलेगा, और आई का मान वो कैसा प्राप्त होगा, हमको 1 से कम प्राप्त होगा कि नहीं, ये ज्यादा है, सॉरी सामान्य मोलर द्रव्यमान हमारा 58, उल्टा लिख गया मैं बेटा, ठीक है ना। प्रेक्षित, हाँ सामान्य सही तो 58.2 दे रहा है बेटा, और प्रेक्षित कह रहा है वो हमें 30, हाँ ठीक है ना, तो ज्यादा प्राप्त होगा। आयनिक यौगिक के लिए आई का मान 1 से ज्यादा प्राप्त होगा। तो 58.2 में 30 से डिवाइड करिए, आपकी वैल्यू 1.99 या 98 करीब जो आ जाएगी। अब इसके बाद निकालना हमें अल्फा की वैल्यू, वियोजन की मात्रा। तो अल्फा का फॉर्मूला वो लगाएंगे बेटा I-1 बटे n-1, इज दैट क्लियर। तो I-1 बटे n-1, आई की वैल्यू जो 58.2 बटे 30 है, मैं अगर इसको अगर डायरेक्ट निकाल लूं आपको, ठीक है ना, तो निकालने के बाद वैल्यू को बेटा आप यहां रख दीजिए, ठीक है ना। तो आई का मान यहां से निकल आएगा आपका -1, ठीक है ना। यानी अगर मैं 58.2 30 से भाग लगाइए बेटा, अगर ये 60 होता तो सीधा सीधा आपका 2 में जाता, 30 दूनी 60, यहां कितने में जाएगा ये तो आप समझ ही रहे। तो ये 30 लगा दिया बेटा हमने एक बार जाने पर, तो ये आ गया 0.8, राइट। 58 में से 8 में से 2 घटाइए बेटा, ये आ जाएगा आपका 1 पॉइंट, तो ये आ गया आपका 5 में से 4 जाएंगे तो 8, ये 1.58.2, ठीक है। 30 से डिवाइड किया 1, तो 30 रख दिया हमने, 0.2 ये लिख दिया हमने, और ये आ गया आपका 8, 5 में से 3 जाए 2, 28.2, ठीक है। अब 30 का यहां से दशमलव उठाया, 0 मतलब 9 बार ये दशमलव उठाकर 0 बढ़ा सकते हैं अपन, तो ये करीब करीब 1.98 या 97 या 99 आ जाएगा आपका, जितनी वैल्यू लगाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये 1.98 अगर रख दिया, -1 लिख दिया, n की वैल्यू 2 रख दी बेटा, 2 -1 1 हो जाएगा, 2 -1 1 हो जाएगा, ठीक है। 1.98 में से 1 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.98। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.98 आ गई सॉल्व जो भी करने के बाद। अगर वो प्रतिशत वियोजन पूछता तो अपन क्या कह देते बेटा, 98% वियोजित हुआ है, इज दैट क्लियर। 98% वियोजित हुआ, तो अल्फा का मान 0.98 लिखेंगे, तो परसेंटेज वियोजन पूछेंगे तो आप 98 लिखेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या क्या जानकारी दी है, ठीक है ना, कितना टाइम है, क्या क्या जानकारी दी बेटा। अब सामान्य मोलर द्रव्यमान, अब सामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, विलेय पदार्थ का अगर विलयन में संगुणन या वियोजन हो जाता है तो उसका जो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान निकलेगा ना, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, मतलब प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सामान्य मोलर द्रव्यमान से सदैव भिन्न प्राप्त होगा, इसी को कहते हैं अपन अपसामान्य मोलर द्रव्यमान। अगर किसी विलेय पदार्थ का अगर वियोजन होता है तो कणों की संख्या बढ़ती है, और कणों की संख्या बढ़ेगी तो मोलर द्रव्यमान का मान कम प्राप्त होगा, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? अगर संगुणन होता है बेटा, संगुणन अगर होता है तो संगुणन होने पर कणों की संख्या में कमी आती है, और कणों की संख्या कम होगी तो विलेय का मोलर द्रव्यमान हमें ज्यादा प्राप्त होगा। ये पढ़ा था हमने। फिर इसके बाद वान टाप गुणांक की बात आई थी, और ये रिलेशन मैंने स्थापित कर दिया। अगर सवाल आगे के अगर दिए जा रहे हैं जैसा किया गया था, तो उसमें आई की वैल्यू को भी हमें शामिल करना पड़ेगा अगर संगुणन या वियोजन होता है। तो आपको देखा चारों सूत्रों के अंदर मैंने आई को भी सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है। इसके बाद वियोजन की मात्रा और वान टाप गुणांक में हमने ये रिलेशन स्थापित करके ये सूत्र में इसे याद रखना है। अल्फा बराबर आई माइनस वन बटे एन माइनस वन, आई माइनस वन बटे एन माइनस वन। आई का मान आप लोग यहां से निकालेंगे, और एन का मान वियोजन कणों की संख्या होती है, जो आप लोग इस वैल्यू में रख देंगे तो अल्फा का मान निकल आएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने इतना समझने का प्रयास किया। इसको बार बार बेटा लिख कर देखिए। मैं जिस वक्त लिख रहा हूं उस वक्त भी आप लिख कर देखिए, रफ कॉपी पर बार बार लिखिए। जब बार बार लिखेंगे तो समझ में आ पाएगा आपको। ठीक है। उम्मीद है इसके बाद हम लोग बात करेंगे कल, यानी अगले वीडियो में संगुणन की मात्रा। तब आएगी हमारे यहाँ संगुणन की मात्रा, अल्फा और वान टाप आई में संबंध। ठीक है ना। उसके बाद आएंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, यानी 2 वीडियो। ये मॉड्यूल नंबर 17 है, 18, 19। ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा 18 या 19, या लास्ट एक आधा और खींच दिया तो 20वें मॉड्यूल पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब आप अपने आप को ये देखिए कि मैं कितना कर पाया हूं। ठीक है ना। बार बार उसको चलाकर देखिए, बार बार देखिए, पढ़कर देखिए। ठीक है ना। बहुत जल्दी जब हम लोग लाइव में आएंगे तो आपकी उसकी समस्या का सॉल्व भी करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपन अगले दिन। ओके, थैंक यू।